26 जनवरी 1966 को कराची में इंडियन यौम जमहूरिया का जश्न जोरों शोर से जारी था। तकरीब के मेज़बान थे इंडियन नायब हाई कमिश्नर उमा शंकर वाजपेयी। वैसे तो इस मौके पर हर साल इंडिया और उसके गैर मुल्की मिशंस में ऐसी तकरीबात का एहतमाम मामूल था, मगर कराची की ये तकरीब इस एतबार से मुनफरिद थी कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुए अभी 4 महीने ही गुजरे थे। इंडियन सिफारतकार मुबारकबाद और खैर सगाली के पैगामात वसूल करने में मसरूफ थे और मुस्तैद अमला इस बात को यकीनी बनाने में कि मेहमानों की खातिर मदारात में कोई कसर बाकी ना रह जाए। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि जश्न के इस माहौल पर अचानक तशवीश और अफसरदगी के बादल छा जाएंगे। तकरीब उस वक्त हंगामे और अफरा तफरी का शिकार हो गई जब इतला मिली कि किसी को जख्मी हालत में पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया गया है। ये जख्मी शख्स कौन था और इस हाल को कैसे पहुंचा था, ये जानने में ज्यादा देर नहीं लगी। इमारत के अहाते में नीम मुर्दा हालत में मिलने वाले ये इंडियन डिफेंस अताशी जैक शे थे। उन्हें फौरी तौर पर कराची के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तफसीली मुआयने के बाद उनकी हालत को खतरे से बाहर करार दे दिया। ताहम ये भी बताया कि उनके जिस्म में ऐसी कोई हड्डी नहीं बची जिस पर शदीद चोट ना आई हो। बाद की तहकीकात से पता चला कि जैक शे जब इमारत की पहली मंजिल पर बने हुए एक बाथरूम में गए तो चंद नामालूम अफराद ने उन पर एकदम से हमला कर दिया और शदीद मारपीट के बाद उन्हें नीचे फेंक दिया। सवाल ये है कि वहां तो और भी इंडियन सिफारतकार और अहलकार मौजूद थे, फिर हमले का निशाना डिफेंस अताशी जैक शे ही को क्यों बनाया गया? इस सवाल के जवाब में उनकी बेटी डेबोरा एन शे ने दिल्ली में बीबीसी उर्दू के मिर्जा अब्दुल बाकी बेग को बताया कि उनके वालिद ने एक दूसरे इंडियन सिफारतकार और उसके घर वालों को पाकिस्तान से फरार होने में मदद दी थी। वजह ये थी कि उस सिफारतकार पर पाकिस्तान में जासूसी करने के इल्जामात थे और अगर वो गिरफ्तार हो जाते तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। डेबोरा ने इसकी तफसील अपनी किताब एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान में बयान की है। वो खुद भी इंडियन यौम जमहूरिया की उस तकरीब में मौजूद थीं जिसमें नामालूम अफराद ने उनके वालिद को जदोकोब का निशाना बनाया था। उन्होंने बताया कि जब इंडियन हाई कमीशन के उस अहलकार पर जासूसी के संगीन इल्जामात का इंडियन हुकूमत को इल्म हुआ तो हाई कमिश्नर जी पार्था सारथी को हिदायत दी गई कि वो किसी भी तरह मज़कूरा अहलकार के जल्द से जल्द पाकिस्तान से निकलने के इंतजामात करें। सूरत हाल पर गौर के लिए हाई कमीशन के आला सिफारतकारों का हंगामी इजलास तलब किया गया। एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान के मुताबिक हालात की संगीनी के बावजूद जासूसी के इल्जामात का सामना करने वाले सिफारतकार को फरार करवाने जैसे खतरनाक मिशन की जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई भी रजाकाराना तौर पर तैयार नहीं था। आखिरकार हाई कमिश्नर जी पार्था सारथी ने डिफेंस अताशी जैक शे की आंखों में झांकते हुए पूछा, कैन यू हैंडल इट? जैक शे इस बराह रास्त सवाल के लिए तैयार नहीं थे, मगर उन्होंने नजरें चुराए बगैर जवाब दिया, यस सर। इस पर हाई कमिश्नर ने कहा, बहुत खूब, हाई कमीशन के तमाम वसाइल आपके इख्तियार में हैं। आप सिर्फ मुझे रिपोर्ट करेंगे और किसी को नहीं। हम एक दूसरे से बराह रास्त बात करेंगे। अपने सवाबदीदी इख्तियारात का भरपूर इस्तेमाल दानिशमंदी से करना। डेबोरा बताती हैं कि हरचंद के उनके वालिद इंडियन नेवी के एक काबिल अफसर थे और उनका 15 बरसों का तजुर्बा था, लेकिन किसी इंतहाई मतलूब शख्स को दुश्मन मुल्क से निकालना इंतहाई मुश्किल काम था। वो लिखती हैं कि उस दौर में इंडिया और पाकिस्तान की सरहद को उबूर करना इतना मुश्किल नहीं था। चेक पोस्टें बहुत ही कम थीं। मंसूबा बनाया गया कि पहले तो मुबैना जासूस को पाकिस्तान से निकाला जाए, जो बरह रास्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की नज़रों में है, और फिर उनके अहले खाना को। रेल, रोड या तैयारे से जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की नज़रों में आए बगैर वहां से निकलना नामुमकिन था। फिशिंग बोट के ऑप्शन को इसलिए मुस्तरद कर दिया गया कि 1965 की जंग के बाद दोनों मुल्कों की बहरिया ने अपनी समंदरी हुदूद के गश्त में इजाफा कर दिया था। बहुत सोच विचार के बाद सड़क के जरिए रियासत गुजरात की सरहद से इंडिया में दाखिल होने के मंसूबे को हतमी शक्ल दी गई। मज़कूरा सिफारतकार को पहले कराची से बजरिया सड़क बदीन पहुंचाना था और वहां से ऊंट के जरिए लखपत की सरहद अबूर करके इंडिया में दाखिल होना था। इंडियन हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी अमर सिंह का
कराची में ऐसे लोगों से राबिता था जो इस मंसूबे पर अमल दरामद में मदद दे सकते थे। अमर सिंह ने जैक शे को बताया कि कराची रेलवे स्टेशन पर जूते पॉलिश करने वाला एक शख्स है जिसका शू बॉक्स सब्ज रंग का होगा और उस पर सुर्ख सितारा बना होगा। वो हमारा आदमी है, उनके पास जाएं और उनसे कहें कि इकबाल से बात करनी है, और फिर आप किसी बेंच पर बैठ जाएं, एक आदमी आपसे आकर मिलेगा। एक मुमकिना खदशा ये था कि अगर रास्ते में कहीं उनसे पूछगछ हुई तो वो क्या करेंगे। उनके साथ मौजूद ड्राइवर प्रभजोत मकामी ज़बान फराटे से बोल सकते थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि जिस सिफारतकार को पाकिस्तान से निकालना था वो ना तो अपने चेहरे मोहरे और ना ही अपनी ज़बान से किसी तौर मकामी लगते थे। चुनांचे जैक शे ने एक कहानी तैयार की ताकि पकड़े जाने की सूरत में सिक्योरिटी एहलकारों को सुनाई जा सके। कहानी ये थी कि वो सोमालिया से ताल्लुक़ रखने वाले अरब मुहाजिर हैं और उनका नाम बशीर अली है। वो अपने मालिक की भेड़ बकरियां चराया करते थे। उन्हें मालिक की लड़की से मोहब्बत हो गई। दोनों भागने का सोच रहे थे कि मालिक को पता चल गया और वो उन्हें जान से मारने वाले थे, लेकिन उनकी खुशकिस्मती थी कि वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए और मोगादिशु पहुंचे, जहां बंदरगाह पर 6 माह तक काम करते रहे और एक दिन वो एक जहाज में रह गए और यूं कराची की बंदरगाह पहुंच गए। कराची में उन्होंने नौकरी कर ली और अब अपने मालिक के साथ काम के सिलसिले में बदीन जा रहे हैं। उन्हें ये भी बताया गया कि अगर कोई उनसे मजहब के बारे में सवाल करे तो वो कहें कि वो ज्यादा दीनदार नहीं हैं और मजहब की बहुत कम मालूमात रखते हैं। बदीन से हफ्ते में 2 बार ऊँटों का काफिला सरहद की जानिब जाता था और उसी के जरिए उन्हें सरहद अबूर करना थी। किताब एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान के मुताबिक वो रात को निकले तो सब ठीक था। सुबह लोगों की नजरों से बचने के लिए उन्होंने गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतार दी, मगर वो एक जगह रेत में फंस गई। उन्हें बाकी सफर पैदल तय करना पड़ा। भूख प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी कि उन्हें एक ऊंट गाड़ी वाला नजर आया जो अपने घर जा रहा था। वो और ड्राइवर प्रभजोत उसके हमरा हो लिए। गाड़ी वाले के इसरार पर वो रात को उसी के यहाँ ठहर गए। सुबह हुई तो गाड़ी वाले नौजवान ने अपने वालिद से इजाजत लेकर उन्हें बदीन पहुंचा दिया। अगला मरहला एक मखसूस पान वाले से राबिता करके उसे एक खुफिया पर्ची देना थी। प्रभजोत ने दुकानदार से कहा, एक पान बनाना भाई, और फिर इधर उधर देखकर एहतियात से वो पर्ची पान वाले को दे दी। पान वाले ने भी उसी एहतियात से पर्ची ली और पान देते हुए कहा, ओ अच्छा आप हैं, वो खिलौनों वाली दुकान पर चले जाओ, अब्बा आपका इंतजार कर रहे हैं, उनसे बोलो कि यूसुफ ने भेजा है। प्रभजोत ने शुक्रिया अदा किया और खिलौने वाली दुकान का रुख किया और वहां जाकर कहा कि झुनझुना मिलेगा, यूसुफ ने भेजा है। दुकान पर मौजूद नौजवान ने कोई तासुर जाहिर नहीं किया, लेकिन उसके साथ चारपाई पर बैठे एक उम्र रसीदा शख्स ने कहा, यूसुफ ने भेजा है तो ठीक है, मेरा लड़का आपका काम कर देगा। फिर आवाज लगाई, रजा इनको घर ले जाओ और अम्मी से कहो इनके लिए खाना बना दें, अंदर का कमरा साफ कर दो, नहाने के लिए गर्म पानी रख दो, ये शाम को जाएंगे। दूसरी जानिब सिफारतकार प्रभजोत की राह देख रहा था कि उन्हें एक पुलिस वाला नजर आया जिस पर उनका खून सूखने लगा। जब प्रभजोत ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक से गए। शाम को बूढ़े शख्स ने आकर बताया कि कराची वाले साहब से बात हो गई है, मेरा लड़का यूसुफ अभी आता होगा, वो आपको पार पहुंचा देगा। सरहद से 1 किलोमीटर पहले छोड़कर वो वापस चला आएगा। आप उसकी बात को ध्यान से सुन लेना और वो जैसा कहे वैसा ही करना। यूसुफ आया और उसने कहा कि आप कंबल लपेट लें, और फिर वो उन्हें लेकर निकल गया। क्योंकि रात को काफिला निकलने वाला था, जैसे ही वो ऊंट पर सवार हुए, अचानक मकामी तहसीलदार की जीप काफिले के करीब आकर रुकी। उसने सवाल किया कि कौन है? यूसुफ ने जवाब दिया, सलाम साहब, यूसुफ हूँ, चांद गुलाम का बेटा। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? चचा को पड़ले गाँव छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, अब्बा कैसे हैं? जी हुजूर, खैरियत से हैं। तहसीलदार थोड़ी देर तक ऊंटों को जाता देखता रहा और दूसरी तरफ दोनों के गले खुश्क होते रहे। जब तहसीलदार नजरों से ओझल हो गया तो यूसुफ ने माउथ ऑर्गन निकाला और किसी गीत की धुन फजा में बिखेरने लगा। रास्ते के मनाजिर बदलने लगे और एक जगह रुककर यूसुफ ने उन्हें ऊंटों से उतारा और कहा कि यहाँ से दूसरा कारवां जाएगा जिसके साथ हम हो लेंगे। थोड़ी देर में वो काफिला भी आ गया और वो उसके साथ हो लिए। रात भर ऊंट की सवारी रही और रात आंखों में कटी। सुबह सादिक के वक्त उन्हें दूर एक बस्ती नजर आई।
तब यूसुफ ने ऊँट रोका और परबजोत से कहा कि आप दोनों एक ही ऊँट पर बैठ जाओ, मैं बस यहीं तक जा सकता हूँ। सामने आपका छोटा सा सरहदी गांव लखपत है, वहाँ पहरेदार से बात कर लेना और आप कारवां के साथ चलते रहना। गांव पहुँचते ही आप महफूज हो जाएंगे। सिफारतकार ने यूसुफ को 500 रुपए दिए। यूसुफ ने शुक्रिया कहकर पाकिस्तान का रुख किया और सिफारतकार का ऊँट इंडिया की सरहद में दाखिल हो गया। डेबोरा ये ड्रामाई कहानी बयान करने के बाद बताती हैं कि इस दौरान उनके वालिद कब घर वापस आते किसी को इल्म ना होता। उन्होंने इन बातों को खुद से भी छुपा कर रखा था। जैक शे को सिफारतकार और उनके अहले खाना की वापसी का मिशन कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए जान की बाजी लगाना पड़ी थी और इसके एतराफ़ में इंडिया वापसी पर उन्हें कौमी एजाज़ से नवाजा गया।